जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। हम अपनी एनडीए की क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ। तो हमें क्या बोला हुआ है कि जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का वो किसके इक्वल होता है। तो याद रखना, जब भी हम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं, पहले तो देखो, जब भी हम अपने एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है। जो ऊपर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एटम का मास रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इस Z के बारे में बात करूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि एटॉमिक मास किसके बराबर होता है। तो जो एटॉमिक मास होता है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके सम के इक्वल होता है। यानी कि हम यहाँ पे बोलेंगे एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे तुमसे पूछ लिया जाता कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, तब हम यहाँ पे बोलते नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। या फिर हम ये भी बोल सकते थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन अनचार्ज्ड स्पीशीज। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि हम अनचार्ज स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे स्पेसिफाई किया? जैसे मान लो मेरे पास है सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जो Z होता है, वो होता है 11। यानी कि यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे? 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने प्रेजेंट होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये एक अनचार्ज स्पीशीज है। अब मान लो मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा Na पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं अभी भी इसके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करूँ, वो कितना रहेगा? 11 ही रहेगा। इसमें प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 11 ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूँगी तो एक इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल लिया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपने पास? 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया चेंज। तो यानी कि जब हम अनचार्ज स्पीशीज के बारे में बात करते हैं तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। नहीं तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो, जब हम अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में भी बात करते हैं ना, तो हमने अपने पीरियोडिक टेबल को किसके हिसाब से क्लासीफाई किया है, किसके हिसाब से हमने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल अरेंज किया हुआ है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होती है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पे कलर भी नहीं आएगा, यहाँ पे एटॉमिक वेट भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये तुम याद रख लेना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए, तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर हाँ तुमसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी J.J. थॉमसन ने। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो हम बोलते हैं रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। तो न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे? चैडविक ने। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्रोपेन मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl। तो इसको पहले बना लेते हैं। 3 कार्बन बनाए, ठीक है, इसके साथ हमने हाइड्रोजन लगा दिए 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 लगा दिया हमने क्लोरीन। अब देखो, जब भी हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग ही शो करता है। कोवलेंट बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की हो रही होती है शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी। तो अब ये कौन सा कंपाउंड है हमारे पास? कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे हर एक बॉन्ड जो होगा वो कोवलेंट बॉन्ड ही होगा। तो अब गिनो यहाँ पे बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। तो टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स आएंगे यहाँ पर? 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विनेगर इज ऑल्सो नोन एज, तो ये जो विनेगर होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? CH3COOH होगा। मतलब विनेगर नहीं, विनेगर जो होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, विनेगर के अंदर हम बोल देते हैं 5 to 8% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा और बाकी जो भी बचा हुआ है साथ में यहाँ पे पानी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एसिटिक एसिड होता है ना, वो क्या होता है? CH3COOH होता है। तो अगर मैं इसका IUPAC नेम देखूँ तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, यानी कि हम क्या लिख देंगे? इथ लिख देंगे। अगर मैं इसको प्रॉपर बनाऊँ तो CH3C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो हमने लिख दिया इथ। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इन। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर मुझे कौन सा ग्रुप नज़र आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप नज़र आ रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे भी लगा हुआ होता है उसके सफिक्स में हम लगा देते हैं ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या बन गया? इथेनोइक एसिड पड़ गया। ठीक है, तो ये जो विनेगर है उसको हम और क्या बोल सकते हैं? इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉम्पोजिशन है इसको भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये भी पेपर में अपने आ सकता है। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल इज। अब देखो, जब भी हम किसी एटम के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में शेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो ऑर्बिटल है इसको हम के शेल बोल देते हैं, फिर एल आएगा, फिर उसके बाद एम शेल आएगा, फिर उसके बाद आएगा एन शेल। ठीक है, तो देखो, जब भी हमें निकालना होता है कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2n²। n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी क्या है। तो ये है n = 1, ये है n = 2, ये है n = 3 एंड ये है n = 4। तो n वाला शेल यानी कि n = क्या है यहाँ पर? 4 है। तो 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो 2 × 16 कितना हो गया? 32। तो यहाँ पर ये जो n शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेसिटी होगी? 32 इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेसिटी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? 32। ये याद रखना, यहाँ पे आएंगे 2, 8, 18, 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना चॉक और मार्बल के बारे में तो हम क्या बोलते हैं? इसको लाइमस्टोन भी बोल देते हैं। लाइमस्टोन यानी कि चूना। ठीक है, तो ये जो है लाइमस्टोन, इसका अगर मैं देखूं कि प्रॉपर नाम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, तो हम उसको बोल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। ठीक है, ये क्या है? चूना, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट अपना सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज आइसोमॉर्फस विथ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। ऐसा कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का जो कि आइसोमॉर्फस है, मतलब कि बिल्कुल सेम दिखता है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के। तो ये जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है ना, वो एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर मैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हम 3 एलोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं डायमंड के बारे में, एक हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, और एक हम यहाँ पे बात करते हैं फ्यूलरीन के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायमंड के बारे में तो यहाँ पे क्या होगा? एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा होता है, तो यानी कि ये यहाँ पे क्या बना रहा होगा? एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा होगा जो कि आइसोमॉर्फस होगा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के साथ। तो अपना आंसर यहाँ पे बनेगा डायमंड। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा देख भी लेते हैं, अगर मैं ग्रेफाइट के बारे में बात करूँ तो एक जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन के साथ बॉन्डिंग में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक लेयर आ गई मान लो ग्रेफाइट की, ठीक है, इसके नीचे भी एक लेयर होगी। तो ये जो कार्बन है उनके बीच में तो हमें कोवलेंट बॉन्डिंग देखने को
मिलती है। लेकिन ये जो ऊपर वाली लेयर है और ये जो नीचे वाली लेयर है, इनके बीच में हमें वीक वैंडरवॉल फोर्सेस देखने को मिलती है। वीक वैंडरवॉल फोर्सेस है यानी कि आसानी से टूट सकती है। तो एक लेयर जो है ना, ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर के ऊपर इस तरीके से स्लाइड कर सकती है। तो जब ये एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है तो इसको हम एज अ लुब्रिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रेफाइट को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो पेंसिल्स हम यूज़ करते हैं उसमें भी उसकी जो निब होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ठीक है, अगर मैं फ्यूलरीन के बारे में बात करूँ तो C60 भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं, 60। इसको हम बकमिनिस्टर फ्यूलरीन भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल की तरह होता है। फुटबॉल में तुम लोगों ने देखा होगा 6 रिंग स्ट्रक्चर एंड 5 रिंग स्ट्रक्चर होता है। सेम वैसे ही स्ट्रक्चर हमें फ्यूलरीन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बनेगा डायमंड, कि डायमंड के साथ ये आइसोमॉर्फस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंट शेल बेस्ड ऑन बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोहर मॉडल के अंदर ही हम बात करते हैं, जो हमने अभी ऊपर देखा कि पहला जो शेल है n = 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेसिटी होती है, 2, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 32। किस तरीके से हमें पता लगा कैपेसिटी के बारे में, 2n² से पता लगा। तो अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर है 35 तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे लिखा है ना वैलेंट शेल। वैलेंट शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अंदर वाले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आउटर मोशन में क्या 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नहीं, हमें यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी रखनी है, 35 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो यहाँ पे अपने पास 7 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो, 35 ही आएगा। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अपना ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो भाई देखो, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो होती है कलरलेस, उसका कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन यानी कि कलरलेस। ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के